अमेरिकन एजेंसीज तो ये कोट कर रही हैं कि हमने कितनी हद तक जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मस पर कंट्रोल कर लिया है। अगर आप लाइव मरीन ट्रैफिक देखें, डेटा उठाएं, तो आपको नजर आ जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि यूएस जो है वो किसी कश्ती को अभी तक मार चुका हो या जला चुका हो। मिडवे क्या हो सकता है? ईरान की जानिब से भी कुछ चीजें छोड़ी जाएंगी क्या? लबनान और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप देखें ना, पोप के ऊपर उसने किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया, उसने जीसस क्राइस्ट की किस तरीके से, हजरत ईसा को जो है अपने आप को तशबीह देके किस तरीके से उसने जो है वो एक पेंटिंग बनवाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहरबानो अवान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। ईरान अमेरिका जंग के दहाने पर है और हमारे गेस्ट जो हैं मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईरानी सहाफ़ी हैं मोहम्मद जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, आपका वेलकम करते हैं। अमेरिका की हम देख रहे हैं कि धमकियां जो हैं वो एक अरसे से सुनने में सामने आ रही थी और ईरान जो है वो उनको इतना सीरियस भी नहीं ले रहा, क्योंकि अमेरिका ने जो भी स्टार्ट से चाहा, जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है कुछ भी नहीं कर पाया और कामयाबी की सूरत जो है वो तो नज़र आ नहीं रही। अभी हमने देखा है कि अभी ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ के हवाले से धमकी दी है कि हम जो चीन के जो जहाज़ हैं वो भी नहीं गुजरने देंगे और ऐसी सूरत में ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी सूरत में ईरान के पास क्या ऑप्शन है? वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मानो, आपने मुझे बुलाया, बहुत वालेकुम सलाम। अच्छा लगा। देखें, यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, जब से ब्लॉकेड लगा है, मैंने जो ट्रैक किया है, मैंने खुद पर्सनली 8 कार्गो वेसल्स या टैंकर्स ट्रैक किए हैं ईरान के, जो ईरानी पोर्ट्स पे तेल जिन्होंने या सामान जिन्होंने बांधा जी। और जो निकल गए। अब वो कश्तियां अलग हैं जो दूसरे ममालिक की हैं, जो टोल्स दे के आ रही हैं ईरान को। तो ये ठीक। जो ब्लॉकेड का ट्रम्प कह रहा था, ये तो अपना मजाक उड़वाया इसने ब्लॉकेड की बात करके, क्योंकि आप अगर देखें तो जितनी कश्तियां हैं वो अभी भी पास कर रही हैं, वो अभी भी जा रही हैं और किसी कश्ती को ना इन्होंने रोका, ना किसी को आग लगाई। सही। तो ये आई थिंक देखें, अब रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये हार चुके हैं। इनको भी अब, पहले तो पूरी दुनिया को पता था, इनको नहीं पता था शायद, लेकिन अब इनको भी पता चल गया कि ये हार चुके हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी इस वक्त ना ब्लॉकेड लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लॉकेड लगाया तो चाइना की जो कश्तियां आ रही हैं जो लेके जी। तेल जा रही हैं, क्या उनको अटैक करेंगे ये लोग? क्या फ्रांस को जो यूरिया चाहिए, क्या उस यूरिया के ऊपर ये अटैक करेंगे? क्योंकि आगे फसल भी आने वाली है, यूरोप भी आगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और आई थिंक उनकी नीयत भी नहीं थी कभी भी कि वो ब्लॉकेड लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो उनको है। तो आई थिंक ये जो धमकियां देना और ये जो आई थिंक पोस्चर दिखाना, ये तो मैं कल से कह रहा था कि कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने चैनल पे भी लगाया और मैंने दूसरों को भी बोला, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ये हार चुके जंग। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये मामला रैप अप होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के साथ लड़ाई करे। ठीक। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि ऐसी, इसका मतलब है कि जो पहले जो बातें की गई बहुत बड़ी बड़ी, ये भी उसी तरह का बयान है, क्योंकि अमेरिकन एजेंसीज तो ये कोट कर रही हैं कि हमने कितनी हद तक जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मस पर कंट्रोल कर लिया है। तो ये सब यानी मजाक है? मैं यही पूछ रहा हूँ, देखिए क्या कंट्रोल कर लिया है, कहाँ कंट्रोल कर लिया है? मेरा सवाल तो यही है। कल मैंने रात को भी एक ट्वीट डाला, एक कश्ती गुजरी, मैंने कहा ये कैसे गुजर रही है? व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉकेड इज दिस? मैं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर करके बोल रहा हूँ कि भाई किस तरह का ब्लॉकेड है। अगर आप लाइव मरीन ट्रैफिक देखें, डेटा उठाएं, तो आपको नजर आ जाएगा कि कोई कश्तियां जो है वो, ऐसा है ही नहीं कि यूएस जो है वो किसी कश्ती को अभी तक मार चुका हो या जला चुका हो। ईरानी टैंकर, मैं आपको ईरानी बल्क कैरियर्स और ईरानी जी। ऑयल टैंकर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो ईरानी ऑयल टैंकर्स चाइना भी जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, और हमने देखा है कि दूसरी कश्तियां भी जा रही हैं। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ना उन्होंने किया ना ऐसा करेंगे, क्योंकि अगेन वो लड़ाई की पोजीशन में नहीं है। वो सोच रहे थे कि दोबारा थोड़ा सा प्रेशराइज करके, या शायद अपनी आवाम को दिखाने के लिए, आई थिंक अपनी आवाम को दिखाने के लिए ट्रंप ने ये जो ये सब ब्लॉकेड कुछ है वो किया है। सारा ड्रामा उसने किया। क्योंकि उनको खुश करने की कोशिश में है कि देखो हम तो निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इतना आसानी से निगोशिएट नहीं करेंगे। जबकि मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी वो डिमांड यूएस ने अपनी जो है वो खत्म कर दी है। मेरे ख्याल में ऑलरेडी वो टेबल पे भी आएगा, अब दोबारा हम्म। आएगा और बैठेगा और सरेंडर करेगा। तो आई थिंक ये इनका सरेंडर है, उसके लिए वो आवाम को थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लेकिन जंग ये हार चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि लग रहा है कि दोबारा टेबल पर आएंगे और इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है, तो अब लोगों का ये सवाल है कि अमेरिका की जो शराइत हैं वो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनमें से कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जो ईरान किसी सूरत भी, अगर दोबारा भी टेबल पे आता है तो ईरान उनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा मिडवे क्या है? अगर दोबारा मुज़ाकरात होते हैं, पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन उनमें कोई कामयाबी सामने नहीं आई, मिडवे क्या हो सकता है? ईरान की जानिब से भी कुछ चीज़ें छोड़ी जाएंगी क्या? देखिए, ईरान मेरे ख्याल में पहली चीज जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो है लबनान और दूसरे हम्म। रेजिस्टेंस ग्रुप्स। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही
जो अपनी स्ट्रगल कर रहा है 47 साल से, जो अपनी सैंक्शन सह रहा है, वो तो सही इसलिए रहा है क्योंकि ये खड़ा हुआ था इन मुल्कों के साथ। जी हाँ। मुझे नहीं लगता है उनको छोड़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे लगता है ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका असल में लड़ाई जो हो रही थी वो इस बात पे हो रही थी कि अमेरिका चाह रहा था कि ईरान और अमेरिका जॉइंट कंट्रोल रखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और ओह। बाद में जाके न्यूज न्यूज चैनल्स ने और ईरानी न्यूज ने भी इसको बाद जी में हाँ। जाके एक्सपोज किया कि असल में इशू न्यूक्लियर इनरिचमेंट का नहीं है, असल में इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट चले, इशू एक कह सकते हैं कि ईरान कह रहा है 5 साल के लिए हम सस्पेंड कर सकते हैं, और यूएस कह रहा है हम 20 साल के लिए चाह रहे हैं कि आप बंद करें। लेकिन ये सारी चीजें आवाम को दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में मेन मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है। और ना लबनान लबनान की ही वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आज पूरा क्लोजर था, ईरान ने जो बिल्कुल ही बंद किया, वो इस वजह से किया क्योंकि सामने से आपने कहा था कि आप लबनान के अंदर हमले बंद करवा देंगे, और लबनान के अंदर हमले बंद नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन यूएस ने अपना ब्लॉकेड यूएस ने अपना ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया। तो पॉइंट सारी ये है कि आई थिंक लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही आके रुकेगी। लबनान का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमले किसी हद तक कम हो चुके हैं। ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी कर लेगा। ईरान कह देगा ठीक है जी, हम डाइल्यूट कर देते हैं जो एनरिच यूरेनियम है, और आपके साथ जो 5 साल का जो सस्पेंशन आप मांग रहे हो एनरिचमेंट को, हम 5 साल के लिए बंद कर देते हैं ताकि अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए। फिर साथ ही साथ अमेरिका जो है शायद हो सकता है कहे कि नहीं जी, सैंक्शन हम नहीं, कुछ सैंक्शन हम लगे रहने देंगे, जैसे असले के ऊपर सैंक्शन है या दूसरी सैंक्शन है, सारी सैंक्शन हम नहीं हटा रहे। और ईरान कहेगा जी ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हम वैसे भी टोल ले रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम वहां से वो भी कर लेंगे। तो आई थिंक ये विन विन पोजीशन है। बेसिस जो है अमेरिका के, उनका सवाल भी मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिस होते हुए भी अमेरिका ना कुछ कर पाया है, और अरब ममालिक के साथ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ईरान अब डायरेक्टली बना रहा है बना कि वो रहा है। बेसिस के अंदर एक्टिविटी जो यूएस की है उसको बढ़ाए ना, उसको कम करें, या और कुछ अरब ममालिक जो है वो आई थिंक भेज भी देंगे यूएस को अच्छा, वापस। टोल के तो आई हवाले थिंक से भी इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है कि बहुत जल्द हमें एक परमानेंट सोल्यूशन नजर आ सकता है। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम शहरबानो, ये भी खदशा है कि ये कोई बड़ी शरारत कर दे, कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा अटैक करें। यस, तो ये खदशा बिल्कुल रहता है और ईरानियों को भी ये खदशा है। बहरहाल वो भी करके देख लेंगे तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। अच्छा जॉन, टोल के हवाले से भी इनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रंप को, अमेरिका को, कि टोल क्यों लिया जा रहा है। अगर हम कवानीन की बात करें, इंटरनेशनल कवानीन की, तो वहाँ पर जो समंदरी हदूद होती है और समंदर से जो सामान जाता है उसमें कोई टोल टैक्स नहीं होता, तो ईरान क्यों टोल टैक्स ले ले। जबकि अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जब भी बॉर्डर टू बॉर्डर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसका टैक्स लिया जाता है। तो ये इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका तो अफ्रीका से कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मतलब क्या क्या चोरी करके, ये ममालिक क्या क्या चोरी करके ले गए पूरी दुनिया से। इनको इंटरनेशनल लॉ की तब फिक्र नहीं रही। आज एग्जैक्टली। भी इराक के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं, वो ऑयल फील्ड्स कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल कर रहा जी है। हाँ। सीरिया के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल अमेरिका। कर रहा है। वेनेजुएला को पूरा हाईजैक करके इन्होंने उसका पूरा सिस्टम जो है वो इधर उधर कर दिया, मदुरो को बेचारे को उठा के ले उठा गए। लिया। ये जिस तरीके के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस करते हुए आए हैं पूरी जिंदगी, मतलब मैं अबू गरीब या गुआंतानामो बे या किसी और चीज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी चीज पे रहूंगा कि 90 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। इतने सारे मुल्कों में इन्होंने इंटरवेंशन किया, और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इनकी वजह से दुनिया में आज तक जो है वो जाने दे चुके हैं अपनी। तो ये इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो अच्छा जरा नहीं लगेगा, कोई और करे तो शायद समझ में भी आए। और जो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की भी मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनल लॉ में भी यूएनसीओएलएस जो यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन द लॉ ऑफ द सीज है, मैं वकील हूं और मैंने पढ़ाया भी है। जैबिस में 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं, डेनिंग लॉ स्कूल में मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया, पढ़ाया है। तो मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ईरान का इंटरनेशनल, अगर आप यूएनसीओएलएस देखें, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने यूएनसीओएलएस जो है वो रेटिफाई नहीं किया हुआ, दोनों ठीक पार्टी है। नहीं है उसके ऊपर। ठीक। दूसरा ये है कि यूएनसीओएलएस बिल्कुल नेविगेशन का कहता है कि नेविगेशन उसमें है, लेकिन टोल इंक्लूडेड है। ठीक एक है। कंट्री टोल ले सकती है दूसरी कंट्री से, राइट्स ऑफ पैसेज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कस्टमरी लॉ जो है वो प्रेसिडेंस लेता है। तो ईरान अपने वाटरवे में 12 नॉटिकल माइल्स में, विद ओमान ऑफ कोर्स, क्योंकि ओमान के भी 12 नॉटिकल माइल लगते हैं दोनों के, तो ये दोनों ममालिक मिलके आपस में डिसाइड करके एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और वो टोल्स ले सकते हैं। बॉस्फोरस के अंदर टर्की जो है वो टोल लेता है। पनामा कनाल देख लें, सुएज कनाल देख लें, चले सुएज कनाल तो आर्टिफिशियल है, लेकिन गिलबर्तर देख लें, यूएस के अपने वाटरवेज देख लें, हर मुल्क अपने खुद के नॉटिकल माइल्स जो उसकी हदूद होती है उसके अंदर जो है वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करता है, और उसके अंदर पैसेज के राइट्स में आप टोल चार्ज कर सकते हैं, और ठीक है। अगर वो आपके स्ट्रेट के अंदर गुजर रहा हो तो आई थिंक इट इज लीगली द राइट ऑफ ईरान कि वो इस तरीके से करे। और पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब बंद हो गया,
तो जिसको रोना है वो रोए। आई थिंक बिल्कुल सही है, ईरान अगर इसको टोल भी चार्ज करता है तो बिल्कुल सही, अच्छी बात है। पहले कभी भी नहीं किया, जबकि उनके अपने टैंकरों को आग लग रही थी उसमें, तो कोई हर्ज नहीं है अगर ईरान कर भी ले तो। इट्स एग्जैक्टली और दूसरा ये है कि आप बहुत डिफरेंट दूसरी जगहों पे आपने इतने इतने डॉलर्स फीस रखी हुई है, ईरान तो सिर्फ $1 यस। की बात कर रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि खुदा ना ख्वास्ता जो खदशा है, हम सब भी इसी खदशे को जहन में रखे हुए हैं कि ट्रंप जो है, जो कि अब टेबल टॉक जो है वो भी कामयाब नहीं हुई, जो वो चाहता है वो भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन उसकी नज़र आ रही है, ट्वीट्स में गालम गलोच तक तो वो कर रहा है, समझ नहीं उसको आ रही कि मैं क्या करूं, जिस तरीके से बस मुझे सारे लोग आके कहें कि वाह 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 तुम जो है ना जंग जीत चुके हो। अब कोई ना कोई जारहियत वो करेगा, कोई बड़ा हमला वो कर सकता है, खुदा न खासा। ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं, ईरान कितना तैयार है और ईरान का रिएक्शन क्या होगा? देखें, सवाल पहला ये है कि कितना बड़ा हमला कर सकता है या क्या कर सकता है। हम्म पावर प्लांटों को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को, ब्रिजेस को, घरों को, हॉस्पिटल्स को, मिलिट्री बेसिस को, हर चीज को तो ये, पुलिस स्टेशंस को चुन चुन के, मेट्रो स्टेशंस को, स्टेडियम्स को, हर चीज को तो ये अटैक कर चुका है। तो ये जो हम्म नया अटैक करेगा वो यूनिक किस तरीके से होगा? क्या ये बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? हम्म अच्छा जी, बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा तो सबको पता है कि क्या होगा। एयर में तो फिर भी ईरान शायद पकड़ने में मुश्किल रखे कि हम्म, जहाज रोक सके। 1.5 करोड़ लोग इस वक्त आमादा है ईरान में, जो जी रजिस्टर्ड हैं कि अगर ग्राउंड फोर्सेस आएंगी तो उनका मुकाबला करेंगे। तो द प्रॉब्लम इज के द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव मेनी ऑप्शंस, वो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और कुछ चीजें जंग के बाद खुलेंगी, कुछ चीजें जंग के बाद खुलेंगी मेरे ख्याल में। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी किए हैं, और वो ब्लंडर्स बाद में आई थिंक रिवील होना शुरू होंगे। हम्म और मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा हमला जो कह रहे हैं वो शायद कर सकें। हो सकता है कि किसी तरीके से इसराइल के थ्रू ये इसराइल को थोड़ी सी एक कोनी मारे और कहें यार तुम हम्म जरा एक दो जो है ना वो मिसाइल गिरा के दिखाओ, ताकि ये चीज एस्केलेट हो, ताकि बाबल मंदब के अंदर हूतीज आए, हूतीज चोक करें, और फिर हम्म यूरोप इन्वॉल्व हो, क्योंकि यूरोप के ऊपर इस वक्त बात होगी, और फिर यूरोप इन्वॉल्व होगा, फिर ट्रंप कहेगा कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवाओ और बाबल मंदब भी खुलवाओ। और हो सकता है इस जंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद कोशिश से तो कुछ करें। कर नहीं सका, तो हो हम्म, सकता है उनको इन्वॉल्व करने के लिए ये चीज करे। इट बिल्कुल। इज पॉसिबल। अच्छा, क्या अभी ट्रम्प जो है वो खुद तो कुछ नहीं करता हुआ दिखाई दिए, हमने देखा कि इजराइल तो वैसे ही जो है इनके रहमो करम पर चल रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने देखा है जो ट्रम्प जो है काफ़ी जगहों पर लोगों के साथ नाला नज़र आए हैं, जर्मनी के साथ, बरतानिया के साथ और दीगर ममालिक के साथ जो सब नेटो में हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत हेल्प की, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमारी मुश्किल में कोई हमारे काम नहीं आया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बाकी दीगर ममालिक कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं इस जंग में। तो इनके बगैर क्या ये इस काबिल हैं कि ये सारे हमले करके या आबना हुर्मस के हवाले से जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो उसको कंप्लीट तौर पर उसका ले सकें सारा कंट्रोल? देखिए, आपने एक बात की कि ट्रम्प कुछ भी जो है वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम्म वो आप देखें ना, पोप के ऊपर उसने किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया, उसने हम्म, जीसस क्राइस्ट की किस तरीके से, हजरत ईसा जी को जो है अपने आप को तशबीह देके किस तरीके से उसने जो है वो एक पेंटिंग बनवाई। उसने कभी वो चांद के ऊपर ट्रम्प टावर की तस्वीरें लगाता है, कभी वो जो है अपने आप को कहता है कि मैं रेड क्रॉस का भी बंदा बन गया हूं। तो मेरे ख्याल हम्म। में तो बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अब खुदा न अब खास्ता वो बात जब सारी ये है ट्वीट्स कि कर रहा क्या है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा सकते हैं या नहीं। जी। देखें, मैं इसके अंदर आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता देता हूँ और हिस्ट्री से भी हम देख लेते हैं। हम्म 2023 से लेकर 2025 तक हुतियों ने, इतने मुट्ठी बराबर हुतियों ने रेड सी को, बाबल मंदब को बंद किया हुआ था। बंद हम्म कैसे किया हुआ था? जो वेसल आती थी उसके ऊपर ये हमला करते थे, अमेरिका और इसराइल की जो वेसल आती। अच्छा, 176 वेसल्स हुतियों ने डैमेज या डिस्ट्रॉय की। और ये जो हुआ उससे इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया। इलियाद पोर्ट इसराइल के अंदर पोर्ट है, वो बैंकरप्ट हो गया। आप रिसर्च कर सकती हैं इसके ऊपर। हम्म क्या किया यूएस ने कहा कि भाई यार प्लीज एक काम करो, हम आपको नहीं मारेंगे। यूएस और हुतियों ने सीज फायर एग्रीमेंट किया। यूएस ने कहा हम आपको नहीं मारेंगे और आप हमें नहीं मारो काइंडली। ठीक है। हुतियों ने कहा ठीक है। तो 2025 तक, 2 साल तक हुतियों ने इजरायली शिप्स को और यूएस की शिप्स को बाबल मंदब के अंदर बाकायदा कांस्टेंट ब्लॉकेड के अंदर रखा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना कोई आसान काम नहीं है। हम्म ये फ्रांस, जर्मनी, यूके, दुनिया का कोई भी मुल्क है जो ट्रम्प कह रहा है ना, अब देखें ना, कोई आया नहीं आया, लेकिन दूसरे मुल्क, वही वाले मुल्क जिनके नाम लिए इसने, वो मुल्क टोल दे के आ रहे हैं ईरान को। मजे की बात तो ये है। असल ठीक। मजे की बात ये नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उसको, जिसने इतना खर्चा किया अपने पार्टनर्स के ऊपर, इतने पैसे दिए, वो उसका साथ नहीं दे रहे। असल मजे की बात ये है कि वही पार्टनर्स आज ईरान को पैसे दे रहे हैं शिप्स को हम्म क्रॉस कराने के लिए। तो देखें, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है कि ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल है, ये माइन के ऊपर नहीं है। माइन जो लोग कहते हैं ना, माइन बिछाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कश्तियां जा रही हैं, आप अभी भी खोल के देख सकती हैं, नेविगेशन में आप खोल लें, सी मरीन ट्रैफिक खोल लें और उसके अंदर आप देख लें, कश्तियां आ जा रही हैं फ्रीली, माइंस का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर सारा ये है कि जो नेवी ईरान की कहता है ना ट्रम्प के मैंने नेवी खत्म कर दिया है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, हाँ जी, वो ये झूठ बोल एयरफोर्स रहा है, वो ये खाबों झूठ में। बोल रहा है, बिल्कुल सफेद सफेद झूठ बोल रहा है। तो पॉइंट सारा ये है कि कोई भी आई थिंक इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि ईरान ने अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, नेवल रिसोर्सेज हैं, उनको डिजाइन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शैलो वाटर्स के उसकी उसकी तर्ज पे किया था। 180 फीट से लेकर 220 फीट तक उसकी कैपेबिलिटी उसने, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो डेप्थ है उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी उसने अपनी मनूवर करने के लिए रखी। तो आई डोंट थिंक कि कोई करवा भी रहे, नेवी को खत्म भी करते हैं, तो भी ड्रोन्स और मिसाइलें ईरान के पास हैं कि वो अटैक कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ ठीक है। हॉर्मुज के अंदर निशाना बना सकता है। तो आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है कि वो कंट्रोल कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रांस ने भी बोल दिया कि आपको ईरान के बगैर, आप ईरान के बगैर नहीं छुड़वा सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। बहुत क्लियर हो चुका है। अच्छा जॉन साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज़ के अमेरिकन बेसिस थी उन पर हमला किया। एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि वो हमला गल्फ कंट्रीज़ पर नहीं था, वो अमेरिका के अड्डों पर था, अमेरिकी बेसिस पे था, और जहाँ जहाँ अमेरिकी मौजूद थे वहाँ अमेरिकी या मोसाद के एजेंट्स, वहाँ पर हमला किया गया, ये जहाँ पर अमेरिकियों की इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना एक अलग सा एक ग्रुप बन गया। ग्रुपिंग इस तरह से है कि ये कहा जा रहा है फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है, मतलब इस तरह से कि ईरान जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ पर खुदा न खास्ता हरमैन शरीफैन के जितनी भी अहाते हैं उन उन जगहों पर भी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ईरान को अब कितनी समझदारी से स्ट्रेटजी के साथ हमला करना होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि दोबारा से फ़िरका वारियत फैले। ख़ास तौर पे वेस्ट पे तो हमने एक देखा था, बहुत पैसा लगा के फ़िरका वारियत वाला मामला हुआ था, लेकिन जिस जंग ने बहुत सारी लोगों की आंखें खोल दी हैं, उसके बावजूद अब गल्फ़ कंट्रीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह से कि ये खुदा न खास्ता ईरान जो है वो पाक और मुकद्दस जगह पे हमला कर रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक ग्रुप है ऐसा जो ये बातें कर रहा है, और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के अंदर अब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लोग समझ चुके हैं, क्योंकि देखें शिया सुन्नी का मामला तो ना कभी है ना कभी था। जी। ईरान 40 ईयर से जिनकी वजह से सैंक्शंस रख के बैठा हुआ है और जिनकी वजह से जंगे कर रहा है, वो क्या शिया हैं? मतलब फलस्तीनी क्या शिया हैं? इराक के अंदर जो फोर्सेज हैं उसके अंदर भी पूरी शिया कॉम्पोजिशन नहीं है, कुछ ऐसा है। ग्रुप्स हैं जो बाकायदा से सुन्नी ग्रुप्स हैं जो ईरान के साथ काम कर रहे हैं। तो ये शिया सुन्नी वाला आर्गुमेंट तो पहले मेरे ख्याल में ये लोगों को नहीं यूज करना चाहिए, और अब लोग मेरे ख्याल में यूज करेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर हो चुकी है, सिवाय कुछ लोगों के जिनके अंदर देखिए बोग्स है, जो जो इंडिया या इसराइल के एजेंडा के ऊपर काम कर रहे होंगे वो ऐसी बातें करेंगे, और कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं करे। दूसरा ये कि जो अभी आप सिचुएशन अगर देखें तो जितने भी जगहों पे अटैक्स हुए वो सारे अटैक्स आप चुन चुन के एक एक अटैक की लिस्ट जहां जहां अटैक्स हुए उनको आप देखिएगा कि एग्जैक्टली अटैक्स कहां हुए। कई यूएस के सोल्जर्स जो है वो बैठे में, कहीं डायरेक्टली बेस के ऊपर अटैक हुआ है, कहीं सीआईए के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ है, या फिर कहीं अगर किसी की मासूम की जान गई है तो वो क्यों गई है ये भी आप जरा स्टडी कीजिएगा। जो ड्रोन आते थे, मिसाइलें आती थी, उनको रोकने के लिए ये ममालिक जो है वो अपने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते थे, और जाहिर है जब इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेंगे या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे जो बेस के ऊपर जा रही हैं, तो वो जाहिर सी नीचे बात है आएंगे। उसका जो मलबा गिरेगा उससे उससे जानी नुकसान होगा। और मेरे पास तो चीजें डॉक्यूमेंट है, मैं ये चीजें अपने यूट्यूब पे भी लगाता रहा हूं, अगर आप देखेंगी तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 12 दिन की जंग में बड़ा, देखें ईरान को भी बड़ा अफसोस हुआ, अच्छे अच्छे ताल्लुकात चाहता है ईरान, कुछ ममालिक के ऊपर तो ईरान ने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ओमान के ऊपर क्या अटैक किया? नहीं किया। ऐसे है। तुर्की के ऊपर क्या अटैक किया? नहीं किया। अजरबैजान जो कि पिछली जंग में जिसने इजराइल का साथ दिया उसके ऊपर अटैक किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ममालिक ने साथ नहीं दिया अमेरिका और इजराइल का। 2 हफ्ते तक कतर के अंदर भी आप देखेंगे मिस शहरबानों के अटैक्स जो है वो बंद हो चुके थे, आपने देखा होगा खुद से। ऐसे ही और है। जितने भी अटैक्स बाद में हो रहे थे या पहले भी हो रहे थे, तो देखिए यूरोपियन ममालिक ने जब अपनी एयर स्ट्रिप देना बंद कर दी, लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप देना बंद कर दी, जब एयर स्पेस कुछ ममालिक ने देना बंद कर दिया, जब एयर बेसिस यूज करने से इस्तेमाल करने से मना कर दिया यूरोपियन ममालिक ने, तो ईरान को तो दुख हुआ कि ये अरब ममालिक मुसलमान होते हुए भी क्यों यूएस को अपने बेसिस इजाजत दे रहे कि वो बेसिस सिवाय ओमान के और सिवाय तुर्की के और सिवाय अजरबैजान के। दुख हुआ ईरान को कि क्यों इन्होंने इजाजत दे दी है कि अपने बेसिस भी इस्तेमाल करें, क्यों इजाजत दे दी है कि हिमार मिसाइल्स भी लॉन्च हो, क्यों इनके तैयारे इजरायली तैयारों को तेल पिलाते हैं। ये ईरान का बड़ा एक शिकवा था, गिला था। तो जाहिर सी बात है अब इंशाल्लाह चीजें हल हो गई हैं।
मुझे नहीं लगता कि अब चीजें खराब होंगी। सऊदी अरब ने भी बात अच्छी कर ली ईरान से। दुबई को तो, यूएई को तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी इसका फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो चुका है। जंग हम्म। इसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कभी खत्म हो सकती है, आगे जाके भी तो जंग इस होगी। बात को यूएई आप का किरदार कितना तो बहुत खराब। कितना वो समझते हैं एज अ जर्नलिस्ट, और आप क्योंकि बड़े बारीकी से इस पूरी जंग को कवर कर रहे हैं, और क्योंकि ईरान को आप हमसे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ये वाला जो बयान है यूएई का कि हम जो है जजीरे पर, ईरान के जो अहम जजीरे हैं उन पर हमले कर लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे आमना हुर्मज़ के हवाले से, ये कितना मजाक खेज लगा आपको? देखिए, सऊदी अरब की तो मजबूरियां थी, मैं समझ सकता था। जी। दुबई ना ये काम खुशी से, यूएई ये काम खुशी से कर रहा है, अच्छा। और मजाका खेज भी है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो होता है ना, मतलब अब क्या एग्जांपल दें, बुरी बात है एग्जांपल देना। हम्म। लेकिन ये जो इन्होंने फेक अपना एक एक कंट्री जो बनाया हुआ यूएई, मेरे ख्याल हम्म। में कोई मुल्क जो है वो मुस्बत मुल्क भी नहीं है इनके। सऊदी अरब तो चले एक बाकी में स्टैब्लिश, एक पुराना उसकी वो है प्रेसिडेंट है। यूएई तो बिल्कुल ऐसा किया है कि खतकशी की है, उनको जो है वो बिठा दिया है इन लोगों को, ये जो हम्म। बैठे हुए हैं वहां पर एटी कंट्रोल देने के एटी लिए। तो परसेंट तो कह रहे हैं इनको वहां पे इन्वेस्टमेंट इसराइल की है यूएई में। जी जी डायरेक्ट। और आप ये नोटिस करें, जब हमले हो रहे थे, हमारे इतने पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे जी शहरबानों, जी उनको नहीं जी इवैक्यूएट किया। जी। इसराइल के लिए खास जहाज मंगवाए गए कि ये ओ, खास जहाज में सारे इसराइली बैठेंगे और वापस जाएंगे। क्या तो बात। आप देखें, अलमिया देखें ना यूएई का किस तरीके का रहा है। डायरेक्ट हिमार मिसाइल्स, डायरेक्ट मिसाइलें जो यहाँ पे ईरान के ऊपर जो खार्ग आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ था, वो कहां से हुआ हाँ था? बिल्कुल। वो डायरेक्टली यूएई से हुआ। और वो। कुवैत के अंदर भी जो जाहिर है हिमार मिसाइल्स लगी हुई थी, वो चले एक अलग चैप्टर है। हम्म। लेकिन यूएई के तो बरादराना ताल्लुकात इसराइल के साथ, बरादराना ताल्लुकात उसने रखे हुए सारी जायनिस्ट लॉबी के साथ। इन्होंने पूरा कूद कूद के ये हमले करने के लिए जो है वो फोन मिलाते थे कि प्लीज यार इसराइल, आप जरा यहाँ पे हमला करें, इधर हमला करें, उधर हमला ओ करें। माय जो गॉड। यूएस सोल्जर्स छुप रहे थे, उनको छुपाने के लिए विला, बड़े बड़े विला जो दिए, वो किसने दिए? वो बंकर्स में इन्होंने उनको दिए छुपा मुफ्त रहे में। हैं। ओ माय गॉड। जी, तो आई थिंक यूएई की तो यूएई की तो बात बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब तो चले फिर भी समझ में आता है कि वहां पे अमेरिका की जो मजबूरी में वो था, और जाहिर है उनके ऊपर एक वो भी है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है। लेकिन आई थिंक दुबई और और यूएई का तो कोई इस वो नहीं सारी है, सूरत पुरसाने हाल के नहीं है। बाद जब उन्होंने देखा कि यूएई पर ईरान ने अगर हमले किए हैं, तो तमाम मोसाद के एजेंट्स जो थे जहाँ जहाँ पर वो फौजी थे, उन पर हमले किए गए हैं। ये आपकी बात बहुत खूबसूरत लगी मुझे कि उन्होंने उनको नहीं, पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी कोई रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इजराइलियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और अभी जो उसका रिएक्शन आया है, वो शायद आपने भी देखा होगा, वो ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने निकाल दिए, डिपोर्ट कर दिए, और ख़ास तौर पे वो लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो एक मकतबा फ़िक्र से मिलते हैं, मतलब जिनका ताल्लुक अहले तशीयो बिरादरी से है, जिनके नाम के साथ अली, हसन, हुसैन या इस तरह का कोई भी चीज़ लग रही है, उसको वो डिपोर्ट कर रहे हैं और कोई वजह नहीं बता रहे। ये तो पहले पहले से होता हुआ आ रहा है, खैर मेरे ख्याल में तो। लेकिन अभी आप सही अभी कह रही हैं, अभी ज़्यादा तो हो गया। अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल आई थिंक एक्सट्रीम पे हो रहा है। मेरी काफी फैमिली मेंबर्स को निकाला गया है, बिल्कुल सही कह ओह, रही हैं आप। अच्छा। तो फिर ये तो क्लियर यस, हो गया ना कि मेरे आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स को निकाला गया। जी, मेरे मामू, मेरा 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 कजन, मेरे बड़े हमारे अच्छे, वो बड़ी 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 पोजीशंस पे, डायरेक्टर लेवल, उनकी जो ओह माय टॉप गॉड। फर्म्स हैं उनकी डायरेक्टर लेवल पे और उनको कुछ लोग नहीं थे। बताया तो गया कि उनको क्यों निकाल रहे हैं, डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको पहले निकाला था बगैर किसी वजह के। मतलब उनको पहले निकाला था बगैर किसी वजह के कि उनका नाम बहरहाल जो भी था। तो मेरे मामू को बोला कि जी आप चले जाएं यहाँ से, इतना टाइम है। और कजन को भी बोला, और बहुत सारे लोग दूसरे भी हैं जिनसे कहा गया कि निकाला गया है। तो बहरहाल सबको पता है कि किस एजेंडा पे काम कर रहा है। यूएई तो एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है इसराइल हम्म। की। तो फिर हम दूसरे अरब ममालिक में ऐसा फिर हम प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको अरब लेकिन ममालिक ही यूएई के कहेंगे ना। अंदर अब ये प्रॉब्लम इस्लामी है। ममालिक वाला तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका हुआ है, अब ये अरब ममालिक है हमारी नज़र में। अच्छा, ईरान जो है, ईरान जॉन, ईरान कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं? चाइना के हवाले से हमें खबर है, रशिया के हवाले से हमें खबर है, पाकिस्तान के हवाले से भी है। खुलकर आप क्या समझते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस वक्त पूरी दुनिया की आवाम जो हक और बातिल को समझती है, मेरे ख्याल में रिगार्डलेस हम्म। ऑफ कि वो शिया हैं, सुन्नी हैं, मुसलमान हैं या नहीं, कुछ भी हो, आई थिंक वो बिल्कुल क्लियरली, आप देखिए यूएस की आवाम कितना साथ खड़ी हुई है। जी हाँ। तो गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। रशिया और चाइना ने आई थिंक सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक सारे मुल्क अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तुर्की वगैरह भी अपने मीडिएशन की तरफ से जो जो रोल है वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जितना फोकस मैं हुकूमतों पे कर रहा हूँ, हुकूमतों पे इतना फोकस नहीं कर रहा। मेरा फोकस असल है अवाम के ऊपर।
देखें शहरबानो, इन्होंने बहुत मेहनत की थी ईरान को विलेनाइज करने की, ईरान को एज अ जी बारबैरिक स्टेट दिखाने की। और पाकिस्तान में अभी भी आपको कुछ ऐसे सीआईए और इसराइल के मोटो मोटो के ऊपर काम करते हुए लोग नजर आएंगे, आते जो हैं आपको बता रहे होंगे कि ईरान की regime कितनी बारबैरिक है और ईरान ने कितना। अब ट्रिक ये होती है इसके अंदर, देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि दोनों का आप बुरा बोलें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो। आप इसराइल और हम्म अमेरिका को भी बुरा बोलें, लेकिन आप क्या करें, जैसे सीएनएन और बीबीसी करते हैं ना, आप साथ ही साथ ईरान को भी बोलें कि नहीं ईरान ने भी ये किया है, ताकि ईरान ने अगला यहाँ पे अगला गलत किया। बंदा आपकी बात माने। तो बहुत हम्म सारे लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं एजेंडा पे काम करने की, लेकिन मुझे खुशी है देख के कि अवाम जो है इन बातों में नहीं आती। और पूरी दुनिया में अवाम इस वक्त रियलाइज कर चुकी है। वो ट्रंप के खुद कहते हैं ना, जबान गवाही देगी, मुंह गवाही देगा। हम्म ट्रंप ने खुद बोला कि मैंने हथियार भिजवाए थे प्रोटेस्टर्स को देने के लिए कुर्दों हम्म के थ्रू, और कुर्दों ने वो हथियार। तो मेरे ख्याल में सच जो है वो सामने आ जाता है और ईरान की इज्जत आई थिंक बढ़ गई है। और अवामी लेवल पे इसराइल का जो सेंटिमेंट जो बीच में बना हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, हम्म वो भी आई थिंक खराब हो गया है। तो आई थिंक अब चीजें बिल्कुल दुनिया के लिहाज से चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। पूरी दुनिया आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ईरान के सपोर्ट में आ रही है। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान जो है उसने बहुत अहम किरदार अदा किया इस सारी सिचुएशन में। हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जो जितना भी हो सका ईरान का साथ दिया गया, और मीडिएटर के तौर पर हमने देखा, अभी सिफारती तौर पर अहम किरदार अदा किया गया है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे पर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं और तुर्की जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसी मामले के हवाले से वो मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कितना अहम होगा ये मुलाकात उनके? देखिए मेरे ख्याल में अहम मुलाकात है। वो पाकिस्तान ने जो रोल, देखिए पाकिस्तान का काम था दोनों पार्टीज को बिठाना, हम्म और पाकिस्तान ने वो फैसिलिटेशन की। अब बात बनी नहीं बनी कोई बात नहीं, गलत पाकिस्तान बात। के लिए जीत थी। हम्म पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है कि उसने दो ममालिक को जिनके इतने टाइम से फड्डा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उनको एक साथ लाके बिठाया। तो आई बहुत थिंक बड़ी जीत को बात। सेलिब्रेट पाकिस्तान को वैलिडली किया और करना चाहिए। और हम्म आगे भी हो सकता है कि टॉक्स हो। बट ये जो दौरा आई थिंक शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आई थिंक इम्पोर्टेंट दौरा मेरी नजर में इसलिए है क्योंकि ये जो यूनिफिकेशन हमें नजर आ रही है। देखिए सऊदी अरब ने भी 3 दफा, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके बात की है अराक्ची साहब से, 3 दफा अच्छा। बात हुई है। ठीक और है। बड़े अच्छे टर्म्स पे सऊदी अरब ने बात की, बड़ा पॉजिटिवली सऊदी अरब ने अब बात तो की। अच्छी बात है। और ये दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये और ज्यादा जो रिलेशनशिप थोड़ी बहुत खराब हो रही थी बेहतर होगी। ईरान की सऊदी अरब के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो सकता है उसको और ज्यादा रिपेयर करें। और हम्म लोग तैयारों की भी बात करते हैं, जेट्स की भी बात करते हैं कि वो सऊदी अरब चलेगा। मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा या उससे कोई पाकिस्तान थ्रेटनिंग मैसेज दे रहा है। हम्म मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी जंग करेगा। कभी भी पाकिस्तान जंग नहीं करेगा ईरान के साथ मेरे ख्याल में। बिल्कुल इंशाल्लाह। यही उम्मीद करते हैं हम। अच्छा जॉन, ईरानी अवाम जो है बहुत दिलेर नज़र आती है हमें। हम देखते हैं आपके व्लॉग्स की सूरत में भी हम देख रहे होते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं, उसमें भी नज़र आ रहा होता है कि कितने मतलब हिम्मत वाले लोग हैं वो। जब आपको एक खौफ हो कि किसी टाइम भी आप पर हमला किया जा सकता है, तो ऐसे बहादुर कौम कम ही हमने देखी है। अभी चूँकि सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर खुदा न खास्ता अब ख़त्म होगा, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो आप क्या समझते हैं अवाम का रिएक्शन क्या है? अवाम क्या चाहती है उनकी ईरान के अंदर, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए एक चीज मैंने नोटिस की है, सीज फायर के बाद भी ईरानी अवाम जो है ना वो सड़कों पे है, जिस तरीके से सीज फायर से पहले थी, जंग के जी दौरान थी। जी। मेरे ख्याल में ईरानी जिस तरीके से वो रात को आते हैं, झंडे लेके आते हैं और बाहर बाहर चल मतलब एक तरीके से सपोर्ट शो करते हैं। हम्म मेरे ख्याल में ईरानियों को ये बात रियलाइजेशन है इस बात की कि अगर वो सड़कें छोड़ेंगे या अगर वो सपोर्ट दिखाना छोड़ेंगे, हम्म तो हो सकता है मोसाद और सीआईए मिलके कोई शैतानी यहाँ पे करें ईरान के अंदर लोकली। एग्जैक्टली। हो सकता है हमले का जो तरीका हो दूसरा हो सकता है। इंटरनली जो है वो जिस तरीके से पहले प्रोटेस्ट में आपने देखा था ना कि जी जी। लिजिटिमेट प्रोटेस्ट को जिस तरीके से मोसाद ने चेंज करके राइटर्स घुसा दिए और जिस तरीके से वो हम्म आवाम के अंदर जो है वो फायरिंग कर रहे थे, तो इस तरीके की सूरत हाल लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि दोबारा रिपीट हो, किसी को मौका मिले कि वो किसी तरीके से यहाँ पे ईरान के अंदर अटैक करे। तो आई थिंक ये चीज, ये रियलाइजेशन ईरानियों को भी है। और हम्म अगर तो देखें सीज फायर वायलेट होती है, मेरे ख्याल में, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मेरे ख्याल में कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं कि ये सीज फायर क्यों चल रही है। मैं आपको बिल्कुल अच्छा। सच बता रहा हूँ। तो कुछ लोग तो लुकिंग फॉरवर्ड टू है कि भाई यहाँ आए जरा, प्लीज आप जरा यहाँ पे आए, यहाँ पे आके जंग करें। देखें हम्म शहरबानो, यहाँ पे लोगों की आंखों में खून जो है ना वो आया हुआ है, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई को शहीद करना कोई छोटी बात नहीं थी। और बहुत मीनाब की बड़ी स्कूल की बात है। बच्चियां बहुत बड़ी बात है। हॉस्पिटल्स को अटैक करना, तो हम्म आवाम यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुस्सा लेके बैठी हुई है। जी। ये
अपना सैंक्शंस का भी गुस्सा उतारेंगे, प्रोपेगेंडो का भी गुस्सा उतारेंगे, इनके जो लीडरान को शहीद किया गया उन पे भी गुस्सा उतारेंगे, जो मासूम बच्चे बच्चियां जो शहीद हुए उनका भी गुस्सा उतारेंगे। और मेरे ख्याल में कि इसीलिए वो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुए कि यार हमें तो लग रहा था कि ये आएंगे और ये जो है वो सीज फायर करके बैठ गए। तो आई थिंक अगर होता है दोबारा तो आपको नजर आ जाएगा चीजें चेंज नहीं होंगी, वैसी ही रहेंगी, ये तो बहुत कुछ अच्छी कुछ चेंज बात नहीं है। होगा मेरे ख्याल। आखिर में आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान में भी हमने एक जंग देखी है, तो एक केओस की सिचुएशन होती है, खौफ लोगों में होता है। हमने देखा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, स्टूडेंट्स थे, इन्वेस्टर्स थे, बिजनेस जो कर रहे थे वहाँ पर, वो लोग वापस आ गए, लेकिन आप वहीं पर मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है? हम तो बस ऐसे ही मौजूद हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो हम तो बस ऐसे ही हमने क्या सोचा बात, रहना चाहिए। क्या तो बात है। हमें क्या करना वहाँ वहाँ पे, यहाँ पे देखें लोग इतना वो कर रहे हैं, अब अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरे सारे दोस्त बोलेंगे तुम भाग गए भाई, पाकिस्तानी हो इसलिए भाग गए। आप कहें हमने कहा मैं, नहीं यार, हम भी आपके साथ हैं, हम हम भी भागने यहाँ वालों रह में लेते से हैं, कोई नहीं है, बात नहीं। हम भागने वालों में से नहीं है फिर। बहुत हाँ ज़बरदस्त। जी जी जी। हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार जो है वो सबको अपने ज़मान में रखें। आप समेत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए बड़ी हिम्मत और बहादुरी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास तो एक नहीं, एक मुल्क अल्लाह मौजूद ताला, है। देखिए अल्लाह ताला का है, मैं ना ना किसी इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता खुद से, सिर्फ अल्लाह जो है ना वो करवाता है इंसान से जो करवाता है, और अल्लाह की ख्वाहिश के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। बेशक। तो तो हम कोशिश करें और अल्लाह। हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही पुरुमीद रहें और इसी तरह से आप हक जो है ना बयान करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद शुक्रिया। थे, इस सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में भी क्लियर हो गई होंगी, मेरे दिमाग में भी ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हुई है। जो भी इसमें अपडेट्स आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।